वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस करेंगे। इस एक्सरसाइज के लिए जो इंट्रोडक्शन है, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, वो सारे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ये फॉर्मूले भी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ब्रीफ भी देख लेते हैं। हमने क्या देखा था कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, इक्वेशन अगर लिखनी हो, स्पेस में कोई भी लाइन पड़ी है, उसके लिए हमें कोई इक्वेशन लिखनी हो, तो हमने देखा था कि यूनिकली दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं हम एक लाइन को। कैसे? कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट हो और डायरेक्शन हो गिवन, एक पॉइंट हो, ठीक है, जिसमें से ये हमें बोला जाए कि हाँ एक पॉइंट है जिसमें से लाइन गुजर रही है और आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, एक यूनिकली लाइन डिटरमाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये पॉइंट दिया हुआ है समथिंग समथिंग, ठीक है, और इस वेक्टर के पैरेलल हो वो लाइन, कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करो, तो अब आप इजीली देख सकते हो कि अच्छा इस पॉइंट में से गुजरनी चाहिए वो लाइन और इसके पैरेलल हो, ठीक है। ये हमने प्रैक्टिस भी की थी, क्वेश्चंस देखे थे। देन दूसरा क्या केस था और कैसे यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर ये दो गिवन पॉइंट्स में से किसी भी दो पॉइंट्स आपके पास गिवन हो, तो आप इजीली बता सकते हो ना कि हाँ ये है। फिर आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि दो पॉइंट्स यहाँ पे होंगे, दो पॉइंट तो ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में कनेक्ट हो रही होगी। अगर ऐसे होंगे तो ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में हो रही होगी। अच्छा, अब अगर इसमें कोई भी एक चीज़ ना हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास ये ना दिया हो कि इस लाइन के पैरेलल है, तो सिर्फ एक पॉइंट दिया हो कि इस पॉइंट में से गुजर रही है, एक पॉइंट दिया है, दो भी नहीं दिया, सिर्फ एक, तो इसमें से तो बहुत सारी लाइंस ले जा सकते हो इस पॉइंट के थ्रू। तो इसका मतलब यूनिक तो नहीं है ना वो लाइन, एक सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है उस लाइन की, ठीक है। तो इसलिए दो तरीके से आप यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन को। पहला क्या था कि एक किसी पॉइंट से जा रही है और उसकी किसी कोई डायरेक्शन है, ठीक है, इट पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड हैज़ अ गिवन डायरेक्शन। और दूसरा क्या था, इट पासिस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब इन दोनों को ये पता चल गया कि यूनिकली कैसे डिटरमाइन करते हैं एक लाइन को। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था, इक्वेशंस हमने देखी कि अगर एक किसी पॉइंट में से जा रही है और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है या फिर किसी वेक्टर के पैरेलल है, तो हम वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं उस लाइन की, कार्टेशियन फॉर्म में उस लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, ये बिल्कुल याद होने चाहिए, हमने प्रैक्टिस भी की है उस वीडियो में। फिर ये, अब दूसरा केस क्या था कि जब दो पॉइंट्स में से गुजर रही हो लाइन, ठीक है, ऐसे कोई लाइन है जो किसी दो पॉइंट्स में से होके गुजर रही है, तो फिर आप ये वाली इक्वेशंस लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। इसमें हम बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, वहाँ पे भी प्रैक्टिस की थी, यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि दो लाइंस के बीच में एंगल्स कैसे, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हो रहा है आपका। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की थी। ये सब फॉर्मूले PDF है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपने देख लेनी है, ठीक है। अब ये देखो, ये भी अगर ये वाला फॉर्मूला जो है ना, ये भी ध्यान से देख लो कि अगर आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस की इंफॉर्मेशन गिवन है, डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास दिए हुए, फिर आप क्या कर सकते हो, थीटा निकाल सकते हो इजीली। कैसे? ये प्रोडक्ट ले लो इन डायरेक्शन कोसाइंस का और प्लस कर दो, इस तरीके से। ये फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा, शो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस, देखो डायरेक्शन कोसाइंस दी हुई है, 3 लाइन्स है आपके पास और डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। डायरेक्शन कोसाइंस को किससे डिनोट करते हैं हम, LM और N से। ये LMN दिया हुआ है, LMN दिया हुआ है, ठीक है, 3 लाइन्स के। अब ये क्या शो करना है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि तीनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक और तीसरी लाइन है जो कि शायद पेज से ऐसे बाहर आ रही होगी, ठीक है, ऐसे इस तरीके से बाहर आ रही होगी पेज से
3 डायमेंशनल स्पेस में। ये देखो ऐसे पेज से बाहर आ रही होगी, तो ये इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो हो गई ना ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, इसको आप ऐसे शो कर सकते, 3 डायमेंशनल हम ऐसे शो कर सकते हैं ग्राफ में। ठीक है, कुछ इस तरह की ये लाइंस है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइंस है L1, L2, L3, ये लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। समझ रहे हो? ये कोई भी 2 लाइंस ले लोगे, वो दोनों, उन दोनों की लाइंस के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री का। अब ये कैसे शो करेंगे? अभी जस्ट हमने क्या फॉर्मूला रिवाइज किया था, ये वाला, कि अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस की इंफॉर्मेशन गिवन हो तो आप इजीली एंगल निकाल सकते हो। अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि एंगल कितना है? 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? कि 90 डिग्री का एंगल है। मतलब कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा की बात करो तो कॉस 90 डिग्री है। देखना यहाँ पे ध्यान से, मतलब L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। कॉस 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है? 0। ठीक है, और ये मॉड्यूलस हटा दिया यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? क्योंकि प्लस माइनस 0 तो 0 ही होता है। ये चीज़ मॉडिफाई हो गया ना ये। अब हम इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये प्रूफ करने के लिए कि हमारी 2 लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन किसकी दी हुई है? डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, तो अब क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे? क्वेश्चन समझ आ गया अभी तक आपको? प्रोसीड कैसे करेंगे? हमने क्या करना है, सबसे पहले लाइंस को नाम दे दिया, L1 L2 L3। इनको भी नाम दे देते हैं ताकि हम बार बार यही वर्ड्स ना लिखते रहे। तो इसको L1 M1 N1 दे दिया, L2 M2 N2, यहाँ पे यही लिखा है, और इसको L3 M3 N3 कॉरेस्पॉन्डिंग ये यहाँ पे लिख दिया है कि ये डायरेक्शन कोसाइंस है लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 के रिस्पेक्टिवली। वर्ड भी लगा दिया है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। पहले ऐसा करते हैं, इन दोनों लाइंस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रूफ करते हैं। तो नंबर 1 कि लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर इफ, कब होगी ये परपेंडिकुलर? इफ जो इनके डायरेक्शन कोसाइंस है उनका प्रोडक्ट L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। ये चीज़ 0 के इक्वल होगी। ये फॉर्मूला कैसे आया ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। तो ये चीज़ 0 के इक्वल होगी तब। अब सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पे वैल्यूज़ भरनी है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में सिंपली हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब अगर ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद 0 आया, इसका मतलब क्या है? कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर 0 नहीं आया तो नहीं है, तब तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म। तो L1 की वैल्यू डालो 12/13, L2 की वैल्यू 4/13 प्लस M1 M2 की वैल्यू M1 की -3/13, M2 की 12/13 प्लस N1 की -4/13 एंड N2 की 3/13। ये वैल्यूज़ यही है, यही इन्हीं को हमने नाम दिया है L1 L2 करके। अब आगे तो सिंपल काम है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। 12 4 48, 13 13 169 प्लस, ओके माइनस आएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया। 3 12 36 ओवर 13 इंटू 13, ये हो गया 169 माइनस 4 3 12 ओवर 169। अब यहाँ पर 169 क्या आ गया? एलसीएम आ गया। 48 माइनस 36 माइनस 12, ये दोनों प्लस हो गए। 48 माइनस 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 1 48 हो गया, और 169 ये हो गया 0 ओवर 169। मतलब ये 0 के इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो जब ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है, इसका मतलब क्या है? कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, क्योंकि
ये जब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की तो ये 0 आ रहा है। तो यही तो हमने कहा था कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होगी अगर ये चीज़ 0 के इक्वल आएगी। देयरफॉर लाइंस L1 and L2 are perpendicular to each other। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, L1 और L2। अभी अभी कितना पार्ट हुआ है, ये L1 और ये L2, ठीक है। ये L1 ऐसी लाइन है और ये L2, अभी यही परपेंडिकुलर। अब ये थर्ड लाइन भी परपेंडिकुलर प्रूफ करनी है। अब ऐसा करते हैं, L2 और L3 को चेक करते हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, ठीक है। तो सेकंड चीज़ चेक करते हैं, लाइंस L2 and L3 are perpendicular to each other if, ये परपेंडिकुलर लिखा है, if L2 L3, अच्छा L2 और L3 कर रहे हैं ना, M2 M3 प्लस N2 N3 इज इक्वल टू 0। तो अब लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इसकी पुट कर लो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज़। L2 की क्या है, 4/13। इसको दूसरे पेज पे ही करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पेज ले लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में L2 L3, ठीक है। नोटिस कर रहे हो ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है पहले तो फिर प्लस। तो यहाँ पे देखो L2 और L3 में, यहाँ से ही डायरेक्टली पुट कर रही हूँ मैं, L2 एंड L3। L2 4/13 इंटू 3/13 प्लस M2 और M3 एंड M3 प्लस N2 एंड N3 ये हमने वैल्यूज पुट कर दी है। अब इसको देखो, 4 3 12 ओवर 169 माइनस 48 ओवर 169 प्लस 36 ओवर 169। ये अगेन वही सब चीज़ें आ रही है ना, माइनस का साइन यहाँ पे होना चाहिए था कहीं पे, ठीक है सब। तो 169 12 माइनस 48 प्लस 36, तो ये आ गया 48 माइनस 48 ओवर 169 इक्वल टू 0 ओवर 169, यानी कि 0, यानी कि ये भी आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। देयरफॉर इससे क्या प्रूफ हो गया कि लाइंस L2 एंड L3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब ये जो तीसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर तो प्रूफ कर दी, पर इसके भी क्या परपेंडिकुलर है। तो अगर ये इसके भी परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है, इसके भी अगर परपेंडिकुलर हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों की तीनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अब L1 और L3 देखते हैं। थर्ड केस, लाइंस L1 and L3 are perpendicular if L1 L3 M1 M3 plus N1 N3 is equal to 0। तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, L1 और L3 ये देख लो, यहाँ से अब पुट करेंगे वैल्यूज हम। तो L1 L3 इसको मैं फोल्ड कर लेती हूँ थोड़ा सा, देखते रहो कैसे वैल्यूज पुट हो रही है। L1 L3 12/13 3/13 प्लस M1 माइनस 3/13 एंड M3 ये माइनस 4/13 प्लस माइनस 4/13 एंड ये 12/13। सिंपली हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको चेक करते हैं, 169 माइनस माइनस गॉट प्लस 3 4 12 169 माइनस 4 2 48 ओवर 169। तो अब अगेन एलसीएम आ गया 169, 36 प्लस 12 माइनस 48, तो ये आ जाएगा 48 माइनस 48 ओवर 169 विच इज इक्वल टू 0। 48 माइनस 48 0 हो गया राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर क्या प्रूफ हो रहा है कि लाइंस
L1 and L3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ये भी परपेंडिकुलर है। तो अब ये देखो तीनों केसेस सेटिस्फाई हो रहे हैं। लाइन 1 और लाइन 2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लाइन लाइन 2 और लाइन 3 भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लाइन 1 और लाइन 3 भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये तीनों की तीनों लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। देयरफॉर अब आप कंक्लूड कर दोगे, देयरफॉर दीज 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये देख लो, और एंड में कर दिया कंक्लूड कि ये क्वेश्चन से लिख दिया। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट से कि क्या किया है इस क्वेश्चन में। शो दैट थ्री लाइंस आर विद दिस डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब हमने ये बात पहले समझी कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या है 3 लाइंस के लिए, बिल्कुल अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। ये है मतलब ऐसे ऐसे करके है ये 3 लाइंस। ठीक है, एक लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3। ठीक है, ऐसे होनी चाहिए ये लाइंस। तो इसको हमने मैथमेटिकली कैसे प्रूफ किया, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब 2 लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो हमने 2-2 करके ली लाइंस, पहले इस लाइन का और इस लाइन को देखा कि ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है कि नहीं है, फिर हमने इन दोनों के बीच में देखा, फिर हमने इन दोनों के बीच में भी देख लिया। ठीक है, कोई भी आप ऐसे करके कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये देखा, ये देखा, और फिर ये देखा। सबके बीच में, तीनों के बीच में हर एंगल से देखना है ना, कि हर तरह से हम वेरीफाई कर लें कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फिर हमने ये जब तीनों टेस्ट किया, लाइन 1 और लाइन 2 को पहले टेस्ट किया ये कंडीशन देख करके, मतलब इसमें पुट कर लिया हमने वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड में। फिर लाइन 2 और लाइन 3 के लिए भी हमने देखा कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं। फिर लाइन 1 और लाइन 3 के लिए भी देखा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं, और तीनों में ये कंडीशन इजीली सेटिस्फाई हो रही थी। तो अब तीनों में ये परपेंडिकुलर थी, तीनों केसेस में जो हमने कंसीडर किए थे। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों की तीनों लाइंस जिसके हमें डायरेक्शन को साइंस दिए हुए, वो क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स दिए हुए एक लाइन के लिए। ठीक है, एक लाइन 2 पॉइंट्स में से होके जा रही है, इस परपेंडिकुलर टू दिस वाली लाइन, ये दूसरी लाइन। हमें क्या शो करना है, ये वाली लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स में से होकर जा रही है वो किसके परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स में से होकर गुजर रही है। ठीक है, एक लाइन आपके पास ऐसे कोई गुजर रही है इन दोनों पॉइंट्स में से, एक लाइन कोई ऐसे इन दोनों पॉइंट्स में से होके गुजर रही है। तो ये शो करना है कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो कौन से तरीके, एक तो वही जो हमने अभी अभी सीखा कि L1 L2 M1 M2 करके। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले सिर्फ पॉइंट्स है आपके पास गिवन, तो पॉइंट्स की हेल्प से आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो। डायरेक्शन रेशियो क्या होती है, सिंपली फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल। जैसे देखो पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगी, ये हमने पॉइंट्स को नाम दे दिए ताकि हम मेंशन कर सके इजीली। तो पी क्यू कुछ भी पॉइंट का नाम दे सकते हैं आप। पी क्यू की डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल। एक्स के कंपोनेंट में से एक्स का ही कंपोनेंट माइनस करना है, वाई के कंपोनेंट में से वाई का ही। देखो इसकी क्या आ जाएगी, 3 - 1 एंड 4 माइनस ऑफ -1, 4 माइनस -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, देन ये आ जाएगा -2 माइनस दिस 1 2। ठीक है, यानी कि दैट इज करके आप लिख सकते हो क्या है, 3 - 1 हो गया 2, 4 + 1 हो गया 5 एंड दिस बिकम्स -4। इजली आ गई डायरेक्शन रेशियोज। अब दूसरे की भी आप इसी तरह से डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हो। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज के कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का। ठीक है, ये हमने एंगल के फॉर्मूला में, यहाँ पे देखो, ये देखो एंगल बिटवीन 2 लाइंस जब हमने पढ़ा था तो हमने ये फॉर्मूला देखा था। ये फॉर्मूला इग्नोर करने लायक बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में ये मिक्स होके यूज़ हुआ है। तो आप यहाँ पे ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। तो ये आपने लिख लिया कॉस थीटा का फॉर्मूला। तो इसमें भी A1 A2 ये क्या है, ये चीज़ है, ये है A1 B1 C1। A B C से रिप्रेजेंट करते हैं ना डायरेक्शन रेशियोज को,
डायरेक्शन कोसाइंस को हम LMN से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। ओके, तो अब A1 B1 C1 तो निकाल लिया, ठीक है। अब ये भी तो चाहिए RS, क्योंकि दो लाइंस के बीच में ये एंगल होगा ना, तो RS भी निकाल लेते हैं। RS के बीच में जो RX की जो डायरेक्शन रेशियोज है वो भी निकाल लेते हैं। 3 - 0 अगेन वैसे ही निकलेगा, एंड 5 - 3, 6 - 2, दैट इज 3 - 0 इज 3, 5 - 3 इज 2, और ये हो गया 4। अब सिंपली ये क्या है, ये A1 है, ये A2, B1 है, ये C1 है, ABC होता है ना, और ये भी A2 B2 C2, इसको नाम दे दो। अब सिंपली पुट कर दो यहाँ पे, देखो फिर थीटा निकल जाएगा। A1 A2, A1 क्या है 2, A2 क्या है 3, 2 × 3, प्लस B1 है 5 × 2, 5 × 2, प्लस C1 -4 है, C2 4 है, ओवर, अब ये देखो A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर, ये देखो ये है ना A1 B1 C1, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, एंड अगेन इसका भी स्क्वायर है, A2 B2 एंड C2, ये भी कर लो, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो अब ये देख लो, 2 3 6 10 16 ओवर, ये आ जाएगा 4 + 25 + 16, एंड दिस बिकम्स 9 + 4 + 16, तो 16, ये 16 ये तो 0 हो गया, 10 + 6 16 हुआ, 16 - 16 0 हो गया, 0 का मॉड कितना हुआ 0 हो गया, ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो अब थीटा क्या आ जाएगा, कॉस को अगर आप दूसरी साइड ले जाओगे तो ये, या फिर आप ऐसे देखो कि कॉस थीटा 0 कब होता है, कॉस 90 डिग्री पे होता है, तो हम 0 को कॉस 90 डिग्री लिख सकते हैं, फिर अल्टीमेटली कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, थीटा 90 डिग्री। यही तो प्रूफ करना था, कॉस कैंसिल हो जाए बोल दो, या फिर कॉस इनवर्स दोनों साइड ले लिया, ये बोल सकते हो आप। तो थीटा अल्टीमेटली यहाँ से थीटा निकल करके 90 डिग्री आया, तो यही तो प्रूफ करना था कि ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये आपने यहाँ पर शो कर दिया है, ये आपने यहाँ पे कंक्लूड भी कर दिया है। अब यही वाला क्वेश्चन आप दूसरे एक और मेथड से कर सकते हो, वो क्या, डायरेक्शन रेशियोज आपने निकाल लिया, ठीक है। अब इन डायरेक्शन रेशियोज से आप डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकते हो। डायरेक्शन कोसाइंस जब निकल जाएंगे उसके बाद आप वही वाला ये देख सकते हो, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं, तो ये करके देख लेते हैं। जिनको स्किप करना है वो आगे कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो ये है ऑल्टरनेट मेथड। क्या करोगे, डायरेक्शन रेशियोज तो आपने यहाँ तक तो आपको निकालना ही पड़ेगा डायरेक्शन रेशियोज तक। अब इन डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे मिलते हैं, ये देखो 2 ओवर इन सब का ये करना पड़ेगा ना, स्क्वायर लेके ऐड करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था। 5 ओवर ये चीज़ अगेन 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, एंड यही चीज़ -4 के साथ भी होगी, -4/2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, दैट इज करके आप लिख सकते हो 2 ओवर, ये क्या चीज़ आ गई, इसको साइड में कर लें थोड़ा सा, 2 का स्क्वायर इज 4, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 4 20, 20 20 40, 45 हो गया है, ये आ गया √45, कॉमा 5 ओवर √45 -4 ओवर √45। एक के डायरेक्शन को साइंस निकल गए, पी क्यू को के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब आर एस के कॉरेस्पॉन्डिंग भी डायरेक्शन को साइंस निकालते हैं, ये देखो दिख रहा है आपको, ओके। आर एस के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 वही सब, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, देन 2 ओवर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर,
देन 4/3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है, यहीं से आप हमने वैल्यूज ले ली। दैट इज इसका मतलब क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे रफ पे। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16। ठीक है, इसका अंडर रूट, अब देखो ये हो गया 29 अंडर रूट 29, तो 3/√29, 2/√29, 4/√29। अब ये आ गया है, ये क्या है, L1 L2 L3 ये चीज़ें है ना। यहाँ पर मैं पेंसिल से मार्क करूँ तो ये L1 M1 N1 L1 L2 L3 बोल दिया था मैंने, सॉरी, L1 M1 N1 L2 M2 LMN से हम डिनोट करते हैं ना जनरली। तो ये देखो, अब हम यहाँ पे सिंपली पुट कर सकते हैं। अब हमें पता है पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये लॉजिक यूज़ किया था, कि ये फॉर्मूला यूज़ किया था कि दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है, जब उनके जो डायरेक्शन को साइंस है उनका प्रोडक्ट करके जब हम इस तरह से ये फॉर्मूला लगाते हैं, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो L1 L2 चेक करते हैं कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते हैं वैल्यूज़। L1 क्या है, ये 2/45, 2/√45, एंड देन क्या है L2 क्या है 3/√29, प्लस M1 is 5/√45 and this is 2, M2 is 2/√29 प्लस सेम N1 क्या है -4/√45 एंड ये चीज़ क्या है N2 4/√29। अब इसको ज़रा सॉल्व करो, देखो √45 और √29 ये तो हर जगह पे ही कॉमन है। ठीक है, मतलब ये एलसीएम ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 × 3 यानी कि 6 प्लस 5 × 2 यानी कि 10 माइनस 4 यानी कि 16। अब क्या आ गया, इसको सॉल्व करके फर्दर 10 + 6 16, 16 - 16 इज 0, तो ये आ गया पूरा का पूरा 0, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल। अब मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। आपने यहाँ पर वैल्यूज पुट की L1 L2 की, M1 M2 की, N1 N2 की, डायरेक्शन को साइंस की वैल्यू, तो ये 0 के इक्वल आई। इसका मतलब क्या है कि जिन दो लाइंस का ये डायरेक्शन को साइंस आपने लिखे हैं, वो दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है टू ईच अदर। देयरफॉर आप कंक्लूड कर सकते हो ये चीज़। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे शो भी कर लिया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हुए थे, 2 लाइंस दी हुई थी, जो कि हर एक लाइन ऐसी थी कि 2 पॉइंट्स में से गुजर रही थी। अब हमने क्या किया, इसमें पूछा था कि ये दोनों लाइन्स हमें परपेंडिकुलर शो करनी है। 2 तरीके थे, या तो आप सीधा कॉस थीटा में थीटा निकाल के 90 डिग्री अगर थीटा आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है, या फिर आप ये डायरेक्शन को साइंस वाला जो फॉर्मूला है, इस कंडीशन को चेक कर सकते थे कि ये ट्रू है कि नहीं है। तो हमने दोनों तरीके से करने की यहाँ पे कोशिश की है। आप कोई भी एक तरीके से कर सकते हो इसको। तो अब डायरेक्शन रेशियोज तो दोनों के लिए निकालने हैं। डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलती है, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। वही जैसे ये एक लाइन, अब हर कोई पॉइंट मत ले लेना, हमने वही लाइन लेनी है जो लाइन पी क्यू पॉइंट लिए हमने, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि अ लाइन थ्रू पॉइंट्स ये इस परपेंडिकुलर अ लाइन थ्रू पॉइंट्स ये, मतलब एक लाइन ये है जो इन दोनों पॉइंट्स में से गुजर रही है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को कंसीडर किया हमने, 3 - 1 4 -(-1). ठीक है, इस तरह से हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल दिए। सिमिलरली RS लाइन के भी हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल दिए। अब डायरेक्शन रेशियोज जब आ गए थे तो हमने सिंपली फॉर्मूले में पुट किया और हमने देखा कि ये तो 0 के इक्वल आ रहा है। 0 के इक्वल आ रहा है तो हम यहाँ पे 0 का मतलब क्या है, cos 90 डिग्री। तो कॉस हमें निकालने के लिए इजी हो गया। या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हो, cos थीटा = 0, तो थीटा अगर cos दूसरी तरफ भी ले जाओगे तो cos इनवर्स 0, और cos 0 कब होता है, 90 डिग्री पे। यहाँ से भी अगेन थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री। किसी भी वे में आप सोच सकते हो। देन ये तो यहाँ पे शो हो गया। अब अगर दूसरे मेथड से करना है आपको, अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि डायरेक्शन को साइंस क्या है लाइन की,
जो हमने निकालना सीखा था, कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन रेशो अपॉन इन सब का स्क्वायर करके जैसे मैग्नीट्यूड लेते हैं वैसे टाइप का। ठीक है, तो ये हमने सबके डायरेक्शन को साइंस निकाल लिए और फिर हमने देखा इन डायरेक्शन को साइंस के लिए कंडीशन चेक करके, और ये भी 0 के इक्वल आया, ये कंडीशन ट्रू हो रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर शो हमने कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, शो दैट द लाइंस थ्रू पॉइंट्स, ठीक है, एक ये लाइन दी हुई है, इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ये लाइन दी हुई है। ठीक है, 2 लाइंस दी हुई है ऐसी। अब हमें शो करना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के, ऐसी लाइंस दी हुई है। अब पैरेलल लाइंस का आप देख रहे हो कि कुछ प्रॉपर्टी होती है कि इनकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन देख रहे हो एक ही डायरेक्शन में होती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन रेशोज जो होंगे वो इसके प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, जैसे एक की डायरेक्शन रेशो 2 4 2 2 3 2 3 6 लिख लो। ठीक है, 2 3 6 होगी तो दूसरे की क्या होगी, 2 6 9 एंड 18 कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ऐसी अगर होगी तो आप देखोगे कि अगर एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स को आप प्रोपोर्शनली देखोगे, वाई एक्सिस वाले पॉइंट्स को आप प्रोपोर्शनली देखोगे, जो एक्स जेड वाला कोऑर्डिनेट है उसको आप प्रोपोर्शनली देखोगे, तो यहाँ पे 1 3 6 3 3 9 एंड 6 3 18, तो इन सब की रेशो 1/3 आ रही है। मतलब ये प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। ठीक है, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे की। तो ये अगर हमने प्रूफ कर दिया कि इनकी डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है, तो मतलब ये क्या है, पैरेलल है। अगर नहीं है तो मतलब नहीं है पैरेलल। तो डायरेक्शन रेशियोज इसके लिए रिक्वायर्ड है हमें। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलती है, पहले इन पॉइंट्स को कुछ नाम दे देता है ताकि इजीली निकाल सके, और फिर डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करता है। ओके, तो ये चीज़ हमने नाम दे दी है। अब नाम नहीं भी देना चाहो, इसमें ज़्यादा पॉइंट्स तो इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे हमने नाम दे दिया है। अब डायरेक्शन रेशियो लाइन पी क्यू के, जो पी एंड क्यू पॉइंट से जो लाइन गुजर रही है, पी क्यू नाम दे दिया। अब क्या निकलेगी डायरेक्शन रेशियो, 2 - 4, कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स करते हैं ना हम, 3 - 7 7, 4 - 8, तो ये आ गया, दैट इज ये आ गया -2, ये आ गया -4, ये अगेन -4 आ गया। ठीक है, ये डायरेक्शन रेशो आ गई। अब सिमिलरली RS मतलब अगली लाइन की डायरेक्शन रेशोज निकालो, तो 1 - -1 1 - -1 2 - -2 5 - 1। ठीक है, तो ये आ गया, दैट इज करके 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आ गया 2 4 एंड 4। अब देखो ये डायरेक्शन रेशियोज तो देखते ही पता चल रहा है कि ये प्रोपोर्शनल है, पर फिर भी हमें लिखना तो पड़ता है शो करने के लिए। सिंस क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, -2/2। अब इनको दिखाओ, प्रोपोर्शनैलिटी दिखाओ, शो करो कि ये प्रोपोर्शनल है। -4/4 x वाले जो LMN होता है ना, ये LL वाले कंपोनेंट्स कंपेयर करो, MM वाले कंपोनेंट्स की प्रोपोर्शनैलिटी देखो, NN वाले की देखो। -4/4, ये देखो ये चीज़, सिंस दिस थिंग इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी दिखा रहे हैं ना, इक्वल टू, ये चीज़ आप कट करोगे तो ये 1 आएगी, ये भी 1 आएगी, ये भी 1 आएगी। ठीक है, तो ये सब -1 के इक्वल है, मतलब कि ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। देयरफॉर 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 गिवन लाइन्स आर पैरेलल। तो ये चीज़ हमने शो कर दी है। ये आप यहाँ पे पूरी ये लाइन भी लिख सकते हो क्वेश्चन से ही देख करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पॉइंट्स 2 लाइन्स हमने पहले पूरा क्वेश्चन का मतलब समझा कि 2 लाइंस पैरेलल है का क्या मतलब होता है कि इनकी डायरेक्शन कहीं ना कहीं सेम है, मतलब डायरेक्शन रेशियोज जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है इन दोनों लाइंस के। तो हमने यही शो किया कि अगर ये प्रोपोर्शनल आ रहे, डायरेक्शन रेशियोज पहले हमने फाइंड आउट कर लिए,
डायरेक्शन रेशियो पी क्यू लाइन के, पी क्यू जो लाइन है इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू जो लाइन गुजर रही है उसको पी क्यू नाम दे दिया। तो वो जो लाइन है इसकी डायरेक्शन रेशियो कैसे निकली, एक्स कॉम्पोनेंट माइनस एक्स कॉम्पोनेंट जैसे लेते हैं, वाई माइनस वाई, जेड माइनस जेड कॉम्पोनेंट। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हमने देखा कि ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है और इक्वल। यहाँ देखो बिल्कुल इन सबको का प्रोपोर्शन -1 आ रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है, दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट। अब ये वो वाली सिचुएशन दे दी, बहुत मज़ेदार क्वेश्चंस होते हैं और बहुत इजी होते हैं ये वाले। किसी पॉइंट में से गुजर रही है और पैरेलल टू है, मतलब लाइन के लिए हमें दो ही चीज़ें तो चाहिए होती है, या तो आप बता दो कि किस पॉइंट से जा रही है और किस चीज़ के पैरेलल है, या फिर आप पूरे 2 पॉइंट्स ही बता दो। दोनों केसेस में हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती है। तो अब यहाँ पे ये वाला केस है कि इन्होंने पॉइंट बता दिया और किस वेक्टर के पैरेलल है वो बता दिया है। अब वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखी जाती है किसी लाइन की, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था कि वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखी जाती है, जहाँ पे ये ए वेक्टर क्या डिफाइन करता है, ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर बन रहा है, ठीक है। और ये क्या है, डायरेक्शन, पॉइंट और डायरेक्शन ही चाहिए ना, पॉइंट और डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कौन बता रहा है, वेक्टर बता रहा है जिसके ये पैरेलल है, इसके पैरेलल बता रहे हैं ना कि लाइन इसके पैरेलल है। तो यहाँ पर देखो ए वेक्टर क्या आ जाएगा, ये पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर लिख लो, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे लिख सकते हो ना। एक्स एक्सिस ये वेक्टर बनाना तो हमने सीखा ही है पिछली चैप्टर में। बी वेक्टर पूरा वेक्टर खुद ही बना के दिया हुआ है, हमें कुछ और काम ही नहीं करना है, तो ये तो एज इट इज लिख देते हैं। तो वेक्टर इक्वेशन क्या बन गई लाइन की, सिंपली आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर्स। ए वेक्टर क्या है, ये है, ये पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बना, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या है, ये है जो डायरेक्शन को हमारे इंफॉर्मेशन दे रहा है डायरेक्शन की, कि हाँ इस डायरेक्शन के पैरेलल आप वेक्टर बनाओ। तो ये आ गया आंसर, जहाँ पे लैम्डा क्या है, लैम्डा बिलोंग टू आर, लैम्डा इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ये लैम्डा। तो एक बार फॉर्मेट भी देख लो क्वेश्चन का कि कैसे लिखा है हमने, ये पहले लाइन हमने क्वेश्चन से ही लिख लिया, देन ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है ये भी हमने बता दिया कि ए वेक्टर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर है और बी वेक्टर ये वेक्टर ही है जो एग्जैक्ट वेक्टर है। फिर यहाँ पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चंस में देखोगे कि कहीं थोड़ा बहुत हमें कुछ चीज़ें निकालनी भी पड़ रही है। तो अभी यहाँ पे आर वेक्टर भी बता दिया कि कोई भी पोजीशन वेक्टर है ऑन लाइन, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन, और हमने वेक्टर इक्वेशन यहाँ पे लिख दी है। 1 मिनट का काम है वेक्टर इक्वेशन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में भी फाइंड आउट करनी है और कार्टेशियन फॉर्म में भी, दैट पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। अब पॉइंट का पोजीशन वेक्टर भी इन्होंने निकाल के दे दिया, हमारा काम बिल्कुल आसान कर दिया है। एंड इज इन डायरेक्शन का भी वेक्टर फॉर्म में दे दिया है। तो अब क्या करना है, अब तो हम सिंपली लिख सकते हैं, ये गिवन लिख दिया है, यही वो वाली लाइन लिख दी है जो क्वेश्चन में है। देन लेट ये बता दिया कि आर वेक्टर है कोई भी पोजीशन वेक्टर ऑन एनी पॉइंट ऑन लाइन, किसी भी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आप लिख सकते हैं, लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग उस लाइन पे कोई भी पॉइंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन आ गई इस लाइन की, क्या आती है वेक्टर इक्वेशन, आर वेक्टर इज इक्वल टू पॉइंट वाला जो वेक्टर होता है प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर जो डायरेक्शन दिखा रहा होता है। तो अब पॉइंट वाला क्या है, यहाँ पे पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर है पोजीशन वेक्टर वो ये है, थ्रू द पॉइंट लिखा हुआ भी है, ये है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर क्या है यहाँ पे, ये चीज़ है i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक है। इनको आप नाम भी दे सकते हो कि दिस इज ए वेक्टर, ऐसे करके आपने लिख लेना है इसको कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, एक और लाइन लिख करके।
ठीक है, तो ये आ गई आपकी वेक्टर इक्वेशन। इतनी सिंपल थी ये वेक्टर इक्वेशन निकालनी। देन कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालोगे? कार्टेशियन इक्वेशन के लिए भी पॉइंट और डायरेक्शन चाहिए होती है। एक बार मैं आपको इक्वेशन की फॉर्म दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। x माइनस x1 ओवर a। x1 क्या है? x1 y1 z1, ये क्या है? पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है। जैसे यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है 2 -1 एंड 4 पॉइंट है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 2 -1 एंड 4 डाल दो। ओवर ये है डायरेक्शन रेशोज, ए बी सी क्या है? डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन किससे पता चल रही है? इससे पता चल रही है ना। तो यहाँ पे क्या है? डायरेक्शन रेशो 1 है, 2 है एंड -1 है। बस यही पुट करना है और आ गया आंसर। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x माइनस, लिख लेते हैं x माइनस, ठीक है, कुछ होगा y माइनस कुछ होगा और z माइनस कुछ होगा। अब यहाँ पे ऐसे टाइप की फॉर्म बनी हुई है, यहाँ पे पॉइंट्स फिल कर दो और यहाँ पे डायरेक्शन रेशो। इसी से तो लाइन यूनिकली डिफाइन होती है ना। तो पॉइंट देखते हैं, पॉइंट कौन सा है? ये है, पासेस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर, ये है ना। तो पॉइंट क्या है? 2 -1 एंड 4, दिख पा रहा है ना आपको इजीली? ये पॉइंट है 2 -1 एंड 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं x के कॉरेस्पॉन्डिंग 2, y के कॉरेस्पॉन्डिंग -1 एंड z के। ये कैसे पता चला? आई कैप के साथ जो होता है वो x वाला कंपोनेंट होता है, x का स्केलर कंपोनेंट होता है। जे कैप के साथ जो होता है वो होता है y का स्केलर कंपोनेंट। k के साथ जो होता है वो होता है, k कैप के साथ वो होता है z का स्केलर कंपोनेंट। तो यहाँ पर 2 और ये आ गया -1 एंड 4। पॉइंट का काम हो गया। अब और क्या चाहिए? डायरेक्शन। डायरेक्शन रेशो पता होनी चाहिए। तो डायरेक्शन रेशोस तो सिंपली यही होती है 1, 2 एंड -1, ठीक है, क्योंकि बोला हुआ है ना कि किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन। तो 1, 2 एंड -1। तो x के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, 2 एंड -1, 1, 2 एंड -1 पुट कर लिया। सिंपल थी इक्वेशन लाइन की। तो ये आप फर्दर थोड़ा और सॉल्व करके आप इसको लिख दो, y + 1 माइनस गॉट प्लस ना, तो z -4 अपॉन -1। ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपने ये डायरेक्टली समझने के लिए बहुत इजी बन जाए आपके लिए, इसलिए मैंने ये डायरेक्टली लिख ली है। लेकिन आप यहाँ पे 2-3 लाइन और ऐड करना। क्या ऐड करना? आपने यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन लिखने से पहले क्या लिखना है? डायरेक्शन रेशोज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन रेशोज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वेक्टर क्या आएगा? 1, 2 एंड -1, ठीक है। फिर पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस वेक्टर, वो क्या आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा पॉइंट 2, -1 एंड 4। ये 2 लाइंस आप ऐड कर सकते हो इस इक्वेशन को लिखने से पहले, एक्चुअल इक्वेशन को। तो ये आ गया हमारा आंसर। एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे पास क्या गिवन था क्वेश्चन में। एक लाइन गिवन, इक्वेशन ऑफ लाइन थी जिसको हमने नहीं, हमारे पास क्या था? पॉइंट और डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन थी कि ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो इस पॉइंट में से गुजरे और इस डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो हमने ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन बिल्ड करनी थी। तो वेक्टर इक्वेशन में भी हमें पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं ए वेक्टर पॉइंट प्लस किस डायरेक्शन में है, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है। अब कार्टेशियन इक्वेशन में क्या करते हैं? एक्स माइनस पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली और डायरेक्शन अपॉन में लिख देते हैं, ठीक है। अब ये वेक्टर फॉर्म में होती है पूरी इक्वेशन, ये आप देख सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। यहाँ पे वेक्टर कहीं पे भी नहीं है, पर फिर भी ये पॉइंट और डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन हमें दे रही है इक्वेशन, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। अब पॉइंट दिया हुआ है एंड पैरेलल टू द लाइन गिवन बाय, पैरेलल टू द लाइन। अब लाइन किस फॉर्म में? वेक्टर की फॉर्म में नहीं दी हुई, अब लाइन इन्होंने कार्टेशियन फॉर्म में बता दी है। तो हमारा पर्पस तो क्या है? चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा फिरा के हो ना, हमें सिर्फ पॉइंट की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। पॉइंट तो डायरेक्टली दिख रहा है यहाँ पे। अब कार्टेशियन में तो पॉइंट की फॉर्म में होना चाहिए ना। वेक्टर इक्वेशन तो इन्होंने पूछी नहीं कि हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करें, तो वेक्टर में कन्वर्ट करने में हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है।
पैरेलल टू लाइन गिवन बाय, अब यहाँ से हमें क्या चाहिए होती है, सिंपल डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होती है ए बी सी। तो वो डायरेक्शन रेशियोज कहाँ पे है, ये दिख रही है, ये डायरेक्शन रेशियोज है, ये पॉइंट है इस लाइन के, और ये है डायरेक्शन रेशियोज। तो हमें तो सिर्फ पैरेलल टू बोला है ना, हमें तो सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है, क्योंकि पॉइंट तो हमें अपनी लाइन की यहाँ पे मिल गया है। अब हमें डायरेक्शन देनी है, पॉइंट हमें पता है इस लाइन का, पर किस डायरेक्शन में ये लाइन बना है वो डायरेक्शन हमें इस वाली लाइन से मिल जाएगी कि अच्छा इस डायरेक्शन में बनानी है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3, 5 एंड 6। तो यहाँ पे लिख दो कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर क्या है, 3, 5 एंड 6। तो अब इजीली लिख सकते हैं आप ऐसी कार्टेशियन इक्वेशन, ऐसे लाइन के लिए कार्टेशियन इक्वेशन जो इस पॉइंट में से गुजर रही है और जिसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3, 5 एंड 6। तो क्या लिख दोगे, x माइनस यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, y माइनस यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा ओवर में डायरेक्शन रेशियो, z माइनस यहाँ पर भी पॉइंट ओवर में डायरेक्शन रेशियो। तो पॉइंट क्या है, -2, 4 एंड -5, -2, 4 एंड -5, और डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3, 5 एंड 6। बन गई आपकी इक्वेशन बहुत ही आराम से। यानी कि इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, 5 - 4 over 5 z + 5/6। तो इसको हाईलाइट भी किया जा सकता है। ये आ गया हमारा आंसर। तो सिंपल सी बात इस क्वेश्चन में क्या थी, एक बार ओवरव्यू देखते हैं कि ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी थी, कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी थी इक्वेशन, जो कि इस पॉइंट से गुजर रही हो और इसके पैरेलल हो। अब यहाँ पे आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है कि हमें किस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। पॉइंट, एक लाइन को यूनिकली डिफाइन करने के लिए पॉइंट चाहिए होता है और डायरेक्शन चाहिए होती है। पॉइंट तो यहाँ पे है, डायरेक्शन हमने यहाँ से निकाल ली, तो डायरेक्शन रेशियोज हमने निकाल ली। यहाँ पे वैसे भी दिया हुआ है कि पैरेलल टू लाइन है, और फिर हमारे पास सब चीज़ें थी तो इक्वेशन ऑफ लाइन में हमने पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज राइट एज इट्स वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन इक्वेशन है गिवन लाइन की, आपने इसकी वेक्टर फॉर्म लिखनी है इस इक्वेशन की। अब देखो क्या दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, पॉइंट, जो कि पॉइंट हमें दिख रहा है यहाँ पे, तो पॉइंट लिख देंगे, और डायरेक्शन रेशियो किस डायरेक्शन में, वो भी यहाँ से इजीली दिख रहा है, 3, 7 एंड 2। तो यही दो इन्फॉर्मेशन तो हमें चाहिए, तो यहाँ पे लिख दिया कि गिवन क्या है हमारे पास, कार्टेशियन इक्वेशन है लाइन की गिवन, और लाइन कहाँ से पास कर रही है, किस पॉइंट में से, -5। अब अच्छा ये -5 में से नहीं है, 5 में से, 5, क्योंकि x माइनस होता है ना, इक्वेशन जो होती है वो ऐसे होती है ना, x माइनस और यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं हम, ठीक है, y माइनस और यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं। तो यहाँ का पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस तो तभी बन सकता है ना जब ये पॉइंट -4 हो, तभी माइनस माइनस करके प्लस बनेगा, y + 4 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, z माइनस, ये पॉइंट क्या है, 6, तो 5 - 4 एंड 6 है पॉइंट, 5 - 4 एंड 6 है पॉइंट। और डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3, 7 एंड 2, ये तो डायरेक्ट है, 3, 7 एंड 2। अब जो वेक्टर फॉर्म इक्वेशन की होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन की वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वो क्या होती है, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, जहाँ पे ए वेक्टर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, और बी वेक्टर डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो पॉइंट की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर 5i कैप -4j कैप + 6k कैप, पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर लिख लिया। डायरेक्शन रेशियोज के कॉरेस्पॉन्डिंग भी हम पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं, पोजीशन वेक्टर नहीं होगा, वेक्टर लिख लेते हैं, 3i कैप + 7j कैप + 2k कैप, ये है वेक्टर डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अब पॉइंट मिल गई, डायरेक्शन मिल गया, पुट कर देते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्या है, 5i कैप -4j कैप + 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर,
बी वेक्टर जो कि हमें डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये चीज़ अगर आपको याद हो गई ना कि पॉइंट और डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप बिल्कुल आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जबकि थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कॉन्सेप्ट, पर ये बहुत इजी है। आपको बस ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और आपने जो भी चीज़ लिखी है वो आपने डिफाइन ज़रूर कर देनी है। जैसे यहाँ पे आर वेक्टर, पहले आप लिखना भूल जाओ तो बाद में लिख लो। मतलब जब भी आपने लिखना है, सूनर और लेटर आपको ये लिखना है, डिफाइन करना है कि आर वेक्टर क्या है, लैम्डा क्या है, लैम्डा बिलोंगिंग टू आर, लैम्डा एक रियल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो। क्या हुआ इस क्वेश्चन में, इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन में थी। ये जो इक्वेशन गिवन थी वो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन थी, वेक्टर फॉर्म में लिखनी थी। तो हमें दो ही इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक पॉइंट की इन्फॉर्मेशन और एक डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन। पॉइंट की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही थी, डायरेक्शन की यहाँ से मिल रही थी। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने फिर वेक्टर भी लिख लिया और इसको फर्दर इक्वेशन, इसको लेकर के हमने वेक्टर फॉर्म इक्वेशन की बना ली। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइन्स दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। ओके, तो एक ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है जो कि, अब पहले क्या सिचुएशंस आ रही थी, पहले आपको ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी थी जो किसी पॉइंट से पास कर रही थी और किसी के वेक्टर के पैरेलल थी। अब यहाँ पे दूसरा वाला केस दे दिया कि दो पॉइंट्स में से होके एक लाइन गुजर रही है, ठीक है। ऐसा वाला केस दे दिया है कि कोई दो पॉइंट्स दे दिया और उसमें से लाइन गुजर रही है। ओरिजिन भी तो एक पॉइंट है, 0 0 0, आपको पता है ये चीज़ ओरिजिन होती है ये। और यहाँ पे क्या पॉइंट होते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस, तीनों पे 0 0 0 होता है ना। तो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमने ये जो चीज़ें लिखी है, ये चीज़ें हम ऐसे ही लिख देते हैं, जो भी हमें समझ आ रहा है वो हम लिख देते हैं कि लाइन कहाँ से पास हो रही है, इन दोनों पॉइंट्स में से पास हो रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब जो वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए एक्चुअल इक्वेशन क्या थी, वेक्टर इक्वेशन के लिए आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर था ना। अब यहाँ पर क्योंकि अब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ नहीं है पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, 5 - 2 and 3। तो अब डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन निकालनी होगी तो हमें डायरेक्शन रेशो निकालना पड़ेगा ना। और डायरेक्शन रेशो क्या होता है, 5 - 0, ठीक है। 5 माइनस ये वाला 0, -2 - 0, 3 - 0, ऐसे करके निकलता है ना, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये अगर बी वेक्टर मान लोगे आप, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बनता है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर बनता है वो ए वेक्टर, क्योंकि ये पॉइंट तो है ही, ठीक है। तो ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, अब ये जो नई इक्वेशन आप लिख सकते हो वो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकते हो। देखो हमने यहाँ पे फॉर्मूला स्पेसिफाई भी किया हुआ है कि ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो इसके लिए ए वेक्टर लिख दिया पहले, ए वेक्टर ये वाला पॉइंट लिख दिया, बी वेक्टर ये वाला पॉइंट लिख दिया। आप इन पॉइंट्स को इंटरचेंज करके भी जो इक्वेशन आएगी वो भी इक्वेशन ऑफ लाइन ही आएगी, ठीक है। तो आप ले सकते हो वो पॉइंट्स भी दूसरे। तो यहाँ पे ओरिजिन और ये वाला ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो बी वेक्टर अब यहाँ पे पॉइंट है, अभी ये पूरी डायरेक्शन को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो यहाँ पे पूरी डायरेक्शन शो होनी चाहिए, यहाँ पे पॉइंट शो होना चाहिए, यहाँ पे डायरेक्शन शो होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन के लिए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करना पड़ेगा। तो बी वेक्टर, ठीक है, जो दूसरे पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर लिख लिया है। ये वेक्टर लिखना तो आपको आता है ना, 5i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। और 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 वेक्टर लिख लो, या फिर 0i कैप 0 + 0j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है, ऐसे करके। तो अब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकाल लेते हैं। 5 - 0 5i कैप, -2 - 0 -2j कैप, 3 - 0 3k कैप। कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स माइनस होते हैं ना या प्लस होते हैं। तो ये आ गया बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब सारी चीज़ें पता है, ए वेक्टर भी पता है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर भी पता है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं।
आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्या है, ज़ीरो वेक्टर है। ठीक है, तो ज़ीरो वेक्टर को आप लिखो ना लिखो प्लस हो के तो अल्टीमेटली वही हो जाएगा, पर चलो अभी लिख देते हैं। प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, यानी कि अल्टीमेटली 0 प्लस 5 होगा, 0 माइनस टू होगा, 0 प्लस 3 ही होगा। तो ये आप यहाँ पे इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हो। ऐसे भी रहने दोगे तब भी ये ठीक है, ऐसे भी आप रहने दोगे तब भी ये गलत नहीं है। तो ये आ गई वेक्टर इक्वेशन, लाइन की क्या आ गई ये, वेक्टर इक्वेशन। देन कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन के लिए भी क्या चाहिए होता है, पॉइंट और डायरेक्शन। ठीक है, अब एक तो आप यहीं से एक जो आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो ना, वो क्या स्मार्ट वर्क कर सकते हो कि यहाँ से ही आप डायरेक्शन रेशियोज निकाल लो, यहाँ पे दिख तो रही है एक इसमें कार्टेशियन इक्वेशन निकाल दिए, तो यहीं से डायरेक्शन रेशियोज दिख रही है ना आपको, ये डायरेक्शन रेशियोज है इस डायरेक्शन में, क्योंकि आप स्मार्ट हो, आपको पता है कि ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डायरेक्शन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अपना टाइम वेस्ट ना किए कि डायरेक्शन रेशियोज ये चीज़ है। ठीक है, और आप कार्टेशियन इक्वेशन, अब पॉइंट पता है, डायरेक्शन रेशियो पता है, तो पॉइंट इस पॉइंट में से गुजरती हुई इस डायरेक्शन रेशियो के साथ क्या लिख सकते हो, कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस पॉइंट, अभी ये कंसीडर करके चले हैं ना हम स्टार्टिंग से ही, ये वाला पॉइंट। अगर आप दूसरा पॉइंट कंसीडर करना चाहते हो तब भी आप कर सकते हो, क्योंकि ये दो पॉइंट्स की बात हो रही है, यहाँ पे पॉइंट और एक वेक्टर अलग नहीं है दिया हुआ। ठीक है, तो वो भी इक्वली करेक्ट होगा, बट जो आपने स्टार्टिंग में अज्यूम किया है वही लास्ट तक अज्यूम करना, जैसे हमने यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर कोई वेक्टर लिया है, तो अब पॉइंट ये है और डायरेक्शन रेशियोज ये है, तो x माइनस पॉइंट लिख देते हैं ओवर डायरेक्शन रेशियो। सिमिलरली y माइनस पॉइंट, z माइनस पॉइंट ओवर में डायरेक्शन रेशियो। पॉइंट क्या है, 0 0 0 है, 0 0 0, डायरेक्शन रेशियो 5 माइनस 2 एंड 3। ठीक है, अब ये आ गया आपका आंसर। अब आप सोच रहे होंगे, ये देखो आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपको एक्चुअल में ये चीज़ लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतनी बड़ी सी क्वेश्चन। ठीक है, इतनी बड़ी सी क्वेश्चन का हमने डायरेक्टली यूज़ नहीं किया यहाँ पे, पर तो हमारा काम वैसे भी आसान हो गया। पर अगर आप डायरेक्टली भी इसको यूज़ करोगे तो भी वही बात है ना, x2 माइनस x1, डायरेक्शन रेशियो ही बता, डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। x2 माइनस x1, 5 माइनस 0, 5 ही आना था यहाँ पे। ठीक है, फिर -2, सॉरी ये तो डायरेक्शन रेशियो, -2 माइनस 0, -2 ही आना था। ठीक है, 3 माइनस 0, 3 ही आना था। ओके, तो ये आपको बिल्कुल शॉर्टकट से और इजी मेथड से मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल डिट्टो 8th क्वेश्चन जैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे बस ओरिजिन की जगह कोई और पॉइंट दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट्स दो अलग अलग पॉइंट्स दे दिए। ठीक है, तो फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। ये आप खुद भी कर सकते हो, बट स्टिल यहाँ पे मैं बता देती हूँ। अब यहाँ पे वैसे ही पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर पहले लिख लेते हैं, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग भी लिख लेते हैं, j कैप प्लस 6k कैप। अब वेक्टर इक्वेशन लिखने के लिए क्या आपके पास फॉर्मूला होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। तो ए वेक्टर आपको पता है, प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब ये चीज़ क्या है, ये आप पहले भी निकाल सकते थे, बट यहाँ पे निकाल लेते। चलो, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 6k कैप, ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है 3i कैप माइनस 2j कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चलो माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप, ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिख लिया, ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स 3 माइनस 3 इज 0, ये तो 0 हो गया। ठीक है, -2 माइनस माइनस प्लस 2, ये भी 0 हो गया।
6, ठीक है, ये चीज़ 0 हो गई ना, ये भी चीज़। चलो आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ऐसे होना तो नहीं चाहिए, बस स्टिल 2j कैप माइनस माइनस कॉट प्लस 5k कैप। अब देखो ये चीज़ हो गई कैंसिल, क्या बच गया 6 + 5 11k कैप। तो ए वेक्टर की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देते हैं अब 3i कैप। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने क्या थोड़ी बहुत स्मार्टनेस क्या की कि मैंने ए वेक्टर की वैल्यू पहले नहीं लिखी, क्योंकि फिर बार बार वही वैल्यू लिखते हुए टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। प्लस लैम्डा टाइम्स 6 + 5 = 11 यहाँ पे लिख लेती हूँ 11 लैम्डा k कैप, ठीक है। तो ये आ चुका है आपकी वेक्टर इक्वेशन। इसको अब आप हाईलाइट कर सकते हो, बॉक्स ऐसे बना लिया करो जब पूरा कंक्लूड कर दिया हो ना आपने कहीं पे, तो ऐसे बॉक्स बना करके आंसर, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन हो गई। अब कार्टेशियन इक्वेशन लिखने के लिए, एंड कार्टेशियन इक्वेशन थ्रू पॉइंट्स, तो ये दोनों पॉइंट्स है, पर हम फर्स्ट पॉइंट इसको मान के चल रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला 3 - 2 and -5। आप दूसरे भी कंसीडर कर सकते हो, वो भी इक्वली राइट है, पर वही ऑर्डर रखना जो स्टार्टिंग से रख रहे हो। कार्टेशियन इक्वेशन थ्रू पॉइंट विद डायरेक्शन रेशोज। अब डायरेक्शन रेशो का आप कहाँ से पता लगा सकते हो, ये तो ए वेक्टर है, यहाँ से आप इजीली पता लगा पा रहे हो कि 11 लैम्डा क्या है डायरेक्शन रेशोज। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 11 लैम्डा k कैप है ना, देख रहे हो। ये जो पार्ट है लैम्डा के साथ, उसके साथ क्या है, सिर्फ ये चीज़ है, ये चीज़, ठीक है। लैम्डा के साथ क्या है, सिर्फ 11 k कैप है, यानी कि 0 i कैप है, 0 j कैप है। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होगी, 0 0 and 11, 0 0 and 11। तो अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इजीली लिख सकते हो। तो x माइनस यहाँ पे पॉइंट्स, y माइनस यहाँ पे पॉइंट, z माइनस यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। और नीचे यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज, पॉइंट क्या है 3 - 2 and 5, 3 - 2 and -5, और डायरेक्शन रेशियो क्या है 0 0 and 11। इसको फर्दर आप लिख सकते हो x - 3/0, y + 2/0, z + 5/11, ठीक है। तो ये आ गई आपकी डायरेक्शन रेशियोज के साथ और पॉइंट्स के साथ लिखी हुई कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, आंसर आ गया। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अगर आपको ये डायरेक्शन रेशियोज वाला सिस्टम नहीं भी समझ आ रहा ना, वैसे मैंने बहुत आसान करके बताया है, आप डायरेक्टली वो वाला फॉर्मूला, ये जो कहाँ था फॉर्मूला, ये फॉर्मूला डायरेक्टली लिख लो, और फिर पॉइंट्स, ये पॉइंट तो वही है, पहला पॉइंट x2 - x1, वही रिजल्ट आएगा, x2 - x1, दोनों पॉइंट्स ले लो, x2 इसको मान लो, x1 इसको मान लो, y2 इसको मान लो, y1, z2 - z1, ऐसे भी आप करोगे तो भी यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। होपफुली आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं वो समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना मुझे कि कैसी लगी ये वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ, बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।